बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कुछ अरसा कबल आपने देखा पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर पाकिस्तान के अंदर हवाबाजी के जनाब ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब ने पार्लियामेंट के अंदर आकर नेशनल असम्बली के अंदर असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर क्या फरमाया था। सबसे पहले ये क्लिप सुन लीजिए। ताज्जुब की बात यह है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल की तरफ से ओमान एविएशन को एक ख़त लिखा गया जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान से जारी शुदा या सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान से जारी शुदा लाइसेंसेस में से फेक कोई नहीं है। 94 लाइसेंसेस की वेरिफिकेशन हो चुकी है, 104 टोटल थे, बाकी के लिए काम जारी है। लेकिन उस ख़त के अंदर दिलचस्प बात ये लिखी गई है कि मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर इस बयान को, जो कि शायद वफाकी वज़ीर ने दिया था, इसको गलत तरीके से पेश किया गया, इस पूरे मामले को गलत तरीके से पेश किया गया। अब अगर आप ये बयान सुन पाए हों और अगर आप इसे दोबारा सुने तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बयान को कोई क्या गलत तरीके से बताएगा या दिखाएगा। क्योंकि जो मिनिस्टर साहब ने फरमाया उसने सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं, पूरी एविएशन इंडस्ट्री के अंदर तलातुम पैदा कर दिया। पाकिस्तान की एयरलाइन को, जो नेशनल कैरियर है, उसके हवाले से पायलट्स के फेक लाइसेंसेस, मुबैना फेक लाइसेंसेस के हवाले से कहा गया कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। उसके बाद क्या हुआ, यूके ने आपकी फ़्लाइट्स बैन की, यूरोप ने की, यूएसए के अंदर अभी ये कुछ देर पहले की खबर है कि जो अमेरिकन फेडरल सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की कैटेगरी को कैटेगरी 2 कर दिया है। इनफैक्ट लैंडिंग के लिए वहाँ पर कैटेगरी 1 रिक्वायर्ड है पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने वहाँ जाना है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन एक कौमी इदारा है। ये एक बात अपनी जगह दुरुस्त है कि माजी की हुकूमतों ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया, उसके अंदर ओवर स्टाफिंग थी, वो ये इदारा खसारे में रहा है, बहुत अरसे से खसारे में रहा है, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन जिस तरीके से इस हुकूमत ने इस पूरे मामले को हैंडल किया है, क्या ये कहना दुरुस्त है कि इस मामले को सिर्फ हैंडल ठीक नहीं किया गया या वज़ीर साहब की नीयत ठीक थी, या ये एक क्लासिक केस है इनकॉम्पिटेंस का? यानी आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि जो आप कह रहे हैं, किस जगह खड़े होकर कह रहे हैं, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होगी, उसकी रिवर्बरेशंस कहाँ तक जाएंगी। पूरी दुनिया आपके बारे में, यानी पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के बारे में, पायलट्स के बारे में क्या सोचेगी। और बहुत से ऐसे करियर पायलट्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ PIA को दी, मुख्तलिफ एयरलाइन में पाकिस्तान के पायलट्स हैं, पाकिस्तान से उन्होंने अपना करियर का आगाज़ किया है, दुनिया में सर्व कर रहे हैं। उनकी फैमिलीज़ के ऊपर, उन पायलट्स के ऊपर क्या गुजरी जब वज़ीर मौसूफ ने बयान दिया। मैं चाहता हूँ इस हवाले से बात हो, और ये भी कि पाकिस्तान की हुकूमत यानी वफाकी हुकूमत जनाब इमरान खान की क़यादत में नीयत अच्छी हो सकती है, लेकिन नोटिस लेते हैं इमरान खान साहब चीनी के ऊपर, आटे के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, लेकिन एवरी टाइम हुकूमत कुछ करती है या माफिया इतना स्ट्रांग है कि वो हुकूमत को ओवर पावर कर जाता है। लेकिन कुछ होता ऐसा है कि नोटिस लेने के बाद किसी चीज़ की कीमत कम नहीं होती बल्कि बढ़ना शुरू हो जाती है। इसकी क्या वजह है, मेहमानों से जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए सदाकत अली अब्बासी साहब, अहमद तहरीक इंसाफ से जनाब तलाल चौधरी साहब, मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और शर्जील मेमन साहब हैं, मरकज़ी रहनुमा है, पुराने कारकुन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। सबसे पहले मैंने, क्योंकि DG सिविल एविएशन का ख़त है, आज टेलीविज़न स्क्रीन पर चल रहा है, एक बहुत बड़ा स्कैंडल कहा जाए इसे तो कम नहीं होगा और गलत नहीं होगा, क्योंकि दुनिया ने इसको इसी तरह परसीव किया कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, उसके अंदर जो पायलट्स हैं उनके लाइसेंसेस फेक हैं, और जब इतनी बहुतात में फेक हैं और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इतनी बहुतात में ये फेक लाइसेंसेस जारी किए हैं, तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना सिर्फ हज़ीमत है बल्कि उसे एक रोग ऑर्गेनाइजेशन का तासुर मिलता है पूरी दुनिया में। लेकिन अगर ये बात गलत नहीं है और अगर ये बात ठीक है कि लाइसेंसेस इतने फेक नहीं हैं और जो सिविल एविएशन कह रहा है वो बात दुरुस्त है, तो फिर ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब की क्या जिम्मेदारी बनती है? सदाकत भाई साहब, हैंडलिंग का बड़ा इशू है। फैसले आप बाकी जगहों पर तो इंडिविजुअली लोग रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लेकिन पॉलिसी के ऊपर फैसले, एग्जेक्टिव डिसीजंस, उनमें गलती की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि उसका खमियाजा जो है वो मुल्क को भुगतना पड़ता है, किसी हुकूमती इदारे को भुगतना पड़ता है। अब ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब की कितनी जिम्मेदारी बनती है आपके सामने, और आपको क्या लगता है इस ख़त के बाद, इस रेवलेशन के बाद जो कि आज सामने आई है, गलती हुई, नाअहली है, या दोनों ही नहीं है और ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब ठीक है? मुनीब साहब बहुत शुक्रिया। मुनीब साहब, पहले दिन से जब ये रिपोर्ट आई
तो इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि इस रिपोर्ट को ज़रा इससे बेहतर अंदाज में पेश किया जा सकता था, और जिस तरीके से ये पेश हुई शायद इससे एक चीज़ निकली है जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पे निकला है। इस हद तक तो ये बात, इसका इदराक है सबको। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इतना बड़ा हादसा होता है और उस हादसे के बाद एक रिपोर्ट आती है जिसमें पायलट्स के जाली डॉक्यूमेंट्स की या मशकूक डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्ट आती है, और उसको छुपा देना, उसको अंडर द कारपेट कर देना, और खुदा न खास्ता अगले दिन ही कोई हादसा हो जाता, तो ये हुकूमत या ये जो भी हमारी हुकूमत है उसके ये लोगों के कत्ल के मुतरादिफ होता। लिहाजा जो भी फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी फेक लाइसेंसिंग है या मशकूक कह दें, वो एक बहुत बड़ी गलती है। उसको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी था और ये बताना था कि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के लोग जिम्मेदार हैं। अगर माजी में कोई गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है तो चीज़ सामने आने पे हमने सख्त एक्शन लिया है। लॉन्ग टर्म में इसके मस्बत असरात होंगे, ठीक है, शॉर्ट टर्म में इसके मनफी असरात जरूर होंगे कि एक आपको नेगेटिव। बट भाई साहब एक बात है, लेकिन इन द लॉन्ग रन पूरी दुनिया के सामने मुनीफ एक जिम्मेदार रियासत का, एक जिम्मेदार मुल्क का कॉन्सेप्ट भी सामने। सर गुजारिश ये है ना कि दुनिया ने इसे आपके बहसियत एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे नहीं लिया, दुनिया ने आपके इदारे की बखियां उधेड़ दी ना सर। दुनिया ने आपके ऑपरेशंस बंद किए आपके वफाकी वजीर के एक बयान के ऊपर के 262 जो पायलट्स हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि जो जेन्युइन पायलट्स हैं, बड़े बड़े शानदार पायलट पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं, पाकिस्तान के वो करियर पायलट्स रहे हैं, उन सब के करियर के ऊपर बट्टा लग गया, उन पर सवालिया निशान उठ गया है। DGCA तो नहीं कह रहे कि 262 पे जी इतने जाली हैं या इतने हमने, वो तो कह रहे हैं कि जी कोई जाली नहीं है। ये आज उनका जो खबर है और जो उनका लेटर है वो गर्दिश कर रहा है। जो वफाकी वजीर है वो आप कहते हैं सिर्फ तरीका गलत है। सर तरीका ही नहीं, फैक्ट्स भी गलत है ना, फैक्ट्स को भी नहीं समझा गया। इस बात का इदराक है आपको सर? देखें, ऑफिशियल रिस्पॉन्स इसका हुकूमत की तरफ से आएगा। जो आप इसका इमेज या इम्पैक्ट मेजर कर रहे हैं, ज़ाहिर है आप शॉर्ट टर्म में मेजर कर रहे हैं। मैंने तो आपकी बात से इत्तफाक किया कि शॉर्ट टर्म में इसमें एक धचका तो लगा है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी आया कि ये कौम अपने किसी माजी की गलती को, जो माजी में गलत पायलट रखे गए या इदारों को डुबोया गया या जिस तरह के गैर जिम्मेदारी से काम किए गए, आज हम उसको ठीक करने के लिए अपने आप को एक दर्द वाला टीका तो लगा रहे हैं, जिसका हमारी बॉडी को अभी वक्ती तौर पे पेन तो हो रहा है, लेकिन इससे वो कैंसर जो इदारे के अंदर था और जो हादसात का बायस बन सकता है और बन सकता था, उसको हम जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। खुदा न खासा सरवर खान ने कोई मुल्क दुश्मनी में यह बयान नहीं दिया, ये बयान दिया है एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे। यहाँ हमसे माजी में गलतियां हुई हैं, लेकिन हम उतना ही सख्ती से उस गलती को ठीक करना चाहते हैं। ठीक, अब तलाल चौधरी साहब, जो अमेरिकी फेडरल सिविल जो एविएशन अथॉरिटी है उसने पाकिस्तान की कैटेगरी 2 कर दी। अबाई साहब का डिफेंस ये है कि तरीकाकार गलत हो सकता है, लेकिन ये मरीज को ठीक करने के लिए टीका लगाया गया है। माजी में बड़ा जुल्म किया है, पीपल्स पार्टी ने किया हो, आपने किया हो, आपने सियासी मकासद के लिए इन इदारों को इस्तेमाल किया, ओवर स्टाफिंग की थी, बट वो एक सेपरेट डिबेट है। वो कहते हैं नीयत खराब नहीं थी गुलाम सरवर खान साहब की, तरीकाकार के ऊपर आप सवाल उठा सकते हैं। और ये भी वो कह रहे हैं कि अभी डिसाइड नहीं हुआ कि इदारा जो है उसको कोई नुकसान पहुंचा है या मुल्क जो है वो या हुकूमत जो है वो गैर संजीदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब, मेरी गुजारिश ये है कि जरा थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें PTI का, यानी किस का मामले में उन्होंने जिम्मेदारी का आज तक मुजाहरा किया। सबसे पहले इकोनॉमी देख लें। असद उमर साहब तशरीफ लाए, वो इनके पोस्टर बॉय थे, हमें तो बताया गया था कि वो आएंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे। उन्होंने आकर वो इकोनॉमी के बारे में जो कुछ वो फरमाते रहे और जो इक़दामात वो करते रहे, उसके बाद नीयत उनकी भी बड़ी अच्छी थी, लेकिन मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो गई, मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज तबाह, मुल्क का गरीब और बेरोजगारी और महंगाई जो है वो अरूज पर पहुंची। लेकिन क्योंकि उनकी नीयत बड़ी अच्छी है, वो एक बड़े अच्छे आदमी है, सो हमने कोई मसला नहीं। उसके बाद आप गवर्नेंस देख लें, गवर्नेंस में इनके अपने MNAs कहते हैं कि जहां 1000 रुपया लगता था वहां 3000 रुपया लग रहा है, यानी कि रिश्वत के रेट 3 गुना 5 गुना 10 गुना बढ़ गए हैं। उसके बाद आप देख लें इनकी अपॉइंटमेंट्स, ये कहते थे राइट मैन फॉर द राइट। मुझे ये बताएं कि वो आदमी जो पेट्रोलियम का वजीर था और फिर पेट्रोल और LNG
का एक पूरी शॉर्टेज पैदा हुई, उसको सजा के तौर पर हटाकर हवाबाजी का वजीर बना दिया। यानी और उसके बाद देखें, ये जो एक जगह नालायक है वो दूसरी जगह कैसे लायक हो सकता है? यानी सियासी बुनियादों पर आपने बंदरबांट की हुई है, लोगों को ये वजारतें देकर के वो उनके मुंह में खान साहब फरमाया करते थे कि हड्डी डालने की वाली बात, ये खान साहब का बात है कि हड्डियां डाली हुई हैं। उसके बाद ये आप देख लें, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, वहां लगाने के लिए इनको कोई बंदा नहीं मिला, ना पीटीआई से मिला, ना कोई समझदार आदमी, लायक आदमी जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड हो। उसकी भी कहते हैं बड़ा सादा है, बड़ा प्यारा है, बड़ी नीयत उसकी अच्छी है, लेकिन उसको सूबा चलाना नहीं आता। लेकिन आप देखें ना, इन लाडलों को, इन अनट्रेन्ड टीम को जो कहती है हम पहली दफा आए हैं, हमें जरा पता नहीं, नीयत हमारी बड़ी अच्छी है, वजीर आजम बड़े हैंडसम है, मगर मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, तो फिर क्या हुआ? कोई बात नहीं। सर नियत तो ठीक है ना, अब तलाल चौधरी साहब, नियत ठीक है सर, नियत ठीक है। देखे नीयत बड़ी ठीक थी, गरीब की रोटी जाती रही, पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब गई। नीयत बड़ी अच्छी थी, लेकिन कश्मीर, फॉल ऑफ कश्मीर हो गया, कश्मीर हाथों से चला गया। नीयत बड़ी अच्छी है, गवर्नेंस का बेड़ा गर्क है, नीयत बड़ी अच्छी है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत इन्होंने करवानी थी। हमारे वो जो कौमी एयरलाइन है जिसपे कौमी परचम लगा हुआ है, वो भी दूसरे मुल्कों में उतरना बंद हो गई है। यानी लाडले जो है वो सीख रहे हैं अभी हुकूमतें चलाना। वैसे अभी वो कोई बात नहीं है। तलाल भाई, आपके वक्त में भी सर वो बेचारी एयरलाइन जो है उसका भट्ठा बैठ गया था पीपल्स पार्टी के दौर में, आपके दौर में भी कुछ बना तो नहीं ना उस बेचारी एयरलाइन का, वो तो वैसे ही खसारे में थी। चले, अब तो ये एक इशू बन गया ना, उससे पहले कौन सा एयरलाइन कमा रही थी या बड़े आला हालात थे वहां? देखिए, गुजारिश ये है, जब जाली सादक और अमीन इस मुल्क पर नहीं थे, तो इस मुल्क की मैं अपने 5 साल की कारकर्दगी बता सकता हूं कि उस वक्त यहां पर इकोनॉमी 6 के करीब थी, आज -2 पे है। उस वक्त महंगाई 3-4 पे थी, आज 13-14 पे है। उस वक्त गरीब को रोटी मिलती थी, उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज आसमानों से बातें करती थी, दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज थी। मगर आज हालत हर चीज में, पीआईए से लेकर, स्टील मिल से लेकर, रेलवे से लेकर, कोई आप शोबा उतार लें, इन लाडलों को, क्योंकि वो चांद चाहिए होता है, इनको चांद लाकर दिया गया है और ये मुल्क इनके हवाले किया गया कि बच्चों खेलो, बच्चों इससे सीखो। और बेशक कोई गलत नहीं है, इलेक्शन जीत के आए तो सर तुसी ज्यादती कर रहे हो सर, इलेक्शन जीत के आए अगले आपको कहते हैं खामखा सर इलेक्शन जीत के आए हैं। अच्छा, ये वो आरटीएस सिस्टम जब बैठ गया था, जब 6 बजे पोलिंग स्टेशन लोग बाहर निकालते थे, तब जीते हैं ना इलेक्शन। चले उस पर भी आ जाएंगे। सर जरा एक मिनट मैं जरा शर्जील भाई से पूछ लूं। शर्जील भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? सब आ रही है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। ये पीपल्स पार्टी के दौर में बड़ा क्रिटिसिज्म रहा, उसके बाद भी कि पीपल्स पार्टी ने कौमी इदारों के अंदर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, ओवर स्टाफिंग की गई, लोगों को ज़रूरत नहीं थी उसकी भी ज़्यादा नौकरियां दी गई इन इदारों के अंदर। लेकिन सवाल ये है कि आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कहती है कि भाई हमारी नीयत ख़राब नहीं थी, ये एक इशू बना, हुकूमत ने उसे रिस्पॉन्सिबली ट्रीट किया, हाँ तरीक़ाकार पे आप उंगली उठा सकते हैं, लेकिन नीयत खराब नहीं थी हमारी, ना कोई और मसला था। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मुनीर साहब। इशू ये है कि एक चीज तो अब्बास साहब ने एडमिट कर ली कि जी तरीक़ेकार गलत था, और मैं समझता हूँ अगर कोई शख्स एडमिट करे अपनी गलती को तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि रॉन्ग पर्सन को रॉन्ग जॉब जब लगेगा तो इसी तरीके के ब्लंडर्स होंगे, और ये मामूली ब्लंडर नहीं है, इसके आफ्टर इफेक्ट भी टेम्पररी नहीं है। अच्छा, सुनना था अब्बास साहब कह रहे थे कि जी शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉब्लम होगा। ये शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, इसके बहुत लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उन पैसेंजर्स का, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो या बैरून मुल्क जो भी एयरलाइंस हैं या एविएशन हैं, क्या वो हमें अलाउ करेंगी या नहीं करेंगी? क्योंकि कोई भी एयरलाइन का जब हादसा होता है, किसी भी मुल्क में हो, छोटे एयरलाइन का हो, बड़े एयरलाइन का, वो इंटरनेशनल न्यूज बनती है। और उसके ये पाकिस्तान में एक अनफॉर्चुनेटली एक हादसा हुआ, एक इंटरनेशनल न्यूज बनी, उसके फौरन बाद उसका पूरा एक्सक्यूज या मलबा जो है वो जिस तरह से पेश किया गया, तो मैं समझता हूँ कि पूरे दुनिया में हमने पाकिस्तान के लिए एक बैड नेम दिया है।
और वो जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा शैकी रहेगा। वो कॉन्फिडेंस कभी वो इतना आसानी से जो है वो बहाल होना मुश्किल है, चाहे कोई कुछ भी कह दे। लेकिन ये आज भी देखा आपने कि डीजी सिविल एविएशन की एक अच्छी स्टेटमेंट आई, हौसला अफजा स्टेटमेंट है। मैं समझता हूँ अगर पहले भी इसी तरीके के टेक्निकल लोग अगर मीडिया को ब्रीफ करते या इंटरनेशनली लोगों को एड्रेस करते तो ज्यादा बेहतर था। बट डैमेज आपके मुताबिक डैमेज हो गया है, आप कहते हैं कि डैमेज, और ये खुदा न खास्ता परमानेंट डैमेज है, आपको ये लगता है? नहीं, मैं नहीं कहता परमानेंट है, बट ये लॉन्ग टर्म है। दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म डैमेज। अल्लाह करेगा उस डैमेज से भी हम निकल जाएंगे, लेकिन दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म डैमेज, ये बहुत लॉन्ग टर्म डैमेज। मैं इनफैक्ट आपको बता दूं कि हमारे अपने पाकिस्तान में जो पैसेंजर्स हैं वो लोग भी अब ये चीज कोई किसी पे नेगेटिविटी जब आ जाती है ना तो उसको साफ होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आप एक दफा इंप्रेशन खराब कर देते हैं। ठीक है। जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के लोकल पाकिस्तानी जो कि बाहर ट्रैवल करते हैं, कल को भले पीआईए इंशाल्लाह ताला खुल भी जाए तो उनका फिर भी वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी वो नहीं रहेगा। वो चीज माइंड में हमेशा रहेगी कि नहीं जी हमारे पायलट पता नहीं ट्रेंड है या नहीं है, क्या इनकी डिग्री ठीक है या नहीं है, क्या इनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। आपको लगता है कॉन्फिडेंस भी शेक हो जाता है? ठीक, अच्छा एक पूरी आप ब्रेक लेनी है, भाई साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे, वापस आते हैं। अब भाई साहब को भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, बिल्कुल वापस आ रहा हूँ, आप बिल्कुल ऐड कीजिएगा। और ये कि मैंने शुरू में प्रोग्राम में कहा था कि क्या वजह है, वज़ीर-ए-आज़म नीयत पे वाकई शक नहीं किया जा सकता, लेकिन नोटिस लिया जाता है, कमीशंस बनते हैं, इंक्वायरीज होती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन जिस चीज़ के बारे में भी होती है उसकी कीमत कम नहीं होती। क्या माफिया अभी भी हुकूमत से भी ज़्यादा इतना स्ट्रॉन्ग है कि हुकूमत उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही? वज़ीर-ए-आज़म का ये चैलेंज है कि उन्होंने इस दफ़ा आटे की कीमत को कंट्रोल में रखना है, कम वॉट में। इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। भाई साहब, ये आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, ज़रूर कीजिएगा, लेकिन ये क्या वजह है? चीनी की रिपोर्ट को ऑलमोस्ट समझे 60 दिन हो गए, उसकी प्राइस ऊपर गई है, उसकी वजह क्या है? अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए बड़े इनिशिएटिव्स दिए हैं, बड़े इंसेंटिवाइज किया है सारे हर मामले को। वो सीमेंट की कीमत ऊपर जा रही है, इसी तरह आटे का एक चैलेंज है, वज़ीर-ए-आज़म चाह रहे हैं कि कम हो, लेकिन वो भी अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है आपके नज़दीक? देखिए, पहले तो मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ जो शर्जील साहब ने कहा कि उनका ख्याल था कि डैमेज हो गया। मैं कहता हूँ अगर खुदा न खास्ता ये रिपोर्ट किसी तरह लीक हो जाती और हम इसको छुपा रहे होते और लीक होती तो पाकिस्तान के बारे में बहुत आपको डैमेजिंग इसके इफ़ेक्ट्स होते। ये कोई रिपोर्ट लीक नहीं हुई शर्जील साहब, हुकूमत पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे ये ख़ुद रिपोर्ट पब्लिश की है कि हमारे यहाँ ये माजी में गलतियाँ हुई हैं और हम फिल फॉर उन पायलट्स को ग्राउंड करेंगे, सबके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। मैं समझता हूँ इससे तो पाकिस्तान का इमेज एक दुनिया में बेहतर जाना चाहिए कि किसी ने कोई बाहर से नहीं पकड़ा, हुकूमत ने अपने इदारे की खामी को एक्सेप्ट किया। लेकिन मैं जब एक बात जो आप फरमा रहे हैं उसको बेहतर पेश कर सकते थे, वो एक अलग बात है। सर ये करेक्ट कर दीजिएगा जरा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये अगर हुकूमत इसको छुपा लेती तो बड़ा गलत होता, अगर लीक हो जाती तो बड़ा गलत होता। वो बात अपनी जगह एक कॉन्टेक्स्ट में दुरुस्त है, बट जो बात हुकूमत की तरफ से कही गई है वो तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, बल्कि डीजीसीए का खत उसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि जो मिनिस्टर साहब ने फरमाया वो फैक्चुअली दुरुस्त नहीं है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो रिपोर्ट लीक हो जाती तो बड़े मसाइल हो जाते? अभी तक कितना का अब डीजीसीए का लेटर लिख ले सर, देख लें, उसमें कहाँ लिखा हुआ है जी हमने इतने पायलट्स हमने डिक्लेयर कर दिए फेक है? नहीं, देखें वो किसी एक क्वेश्चन के रिप्लाई में किसी एक स्पेसिफिक इदारे को जवाब दिया होगा। मैं लेटर तो नहीं देखा कि जी अगर खुदा न खास्ता ये इमेज है कि पूरे दुनिया में जितने पाकिस्तानी पायलट हैं सारे की डॉक्यूमेंट्स कोई उनके मशकूक नहीं है। कहने की बात यह है कि मैं इस बात से नहीं मानता ये बात कि हुकूमत की रिपोर्ट खुद निकाल के लाने, ये कहना कि जी हमारे यहाँ माजी में गलती हुई हमारे मुल्क में और अब हम गलतियों को ठीक कर रहे हैं, इसे तो पाकिस्तानी इदारों का और पाकिस्तानी एक सिस्टम ऑफ स्क्रूटनी का अच्छा मैसेज जाना चाहिए। दूसरी बात जो तलाल साहब ने बात की कि जी पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज़्ज़त, तो ये शायद पुरानी बातें कर रहे हैं, इनको पता नहीं कि लेटेस्ट जो आपकी रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तानी पासपोर्ट के दर्जे बढ़े हैं। इस वक्त इनको शायद ये नहीं पता कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट दुनिया की तीसरी फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट है जिसमें बिलियंस का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान में रेमिटेंसेस इस सारे कोरोना के बावजूद बढ़े। इन्हें कहें जरा OECD कंट्रीज का डेटा चेक करें, -12% तक भी कोविड की ग्रोथ हुई है। पाकिस्तान में तो -0.9% है।
ये बहुत थोड़ी है जिस तरीके से हमने कोविड को हैंडल किया। आप तो कह रहे थे कि जी मिड जुलाई में 78,000 बंदा मर जाएगा, वो बाहर से कोई रिपोर्टें चोरी करके पता नहीं इंपीरियल कॉलेज और फलानी यूनिवर्सिटी की। हमने तो लोकल हमारे NCOC ने डाटा कलेक्ट किया, सारे मुल्कों का डाटा को यहाँ एवेल्युएट किया। आज पाकिस्तान ने कोविड को भी हैंडल किया और कोविड के जो माशी इम्पैक्ट है उसको भी हैंडल किया, और आज स्मार्ट लीडर का स्मार्ट लॉकडाउन पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ। ठीक है, अच्छा भाई साहब मैं ठीक है, आपकी बात अपनी जगह, आपने जो फ्लैटन हो रहा है, ठीक है, आपने कहा कर्व फ्लैटन हो रहा है, बट हम जरा आटे के ऊपर आ जाते हैं। मैं जरा तलाल साहब के पास जाने से पहले अब कुछ एक दो बहुत रेलेवेंट क्लिप्स हैं हमारे पास आटे के हवाले से, या जो फूड एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से, फूड सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, जरा सुन लीजिएगा। गंदम का स्कैंडल आपके सामने, एक स्कैंडल आ चुका है, एक स्कैंडल आने वाला है। अभी मैं पेशन गोई कर दूं, एक और स्कैंडल आने वाला है इस मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से। असल में प्रॉब्लम यह है कि जब से हमारी रिपोर्ट आई है उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। हुकूमत को सारी चीज़ें पता है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा और ना ही मार्केट में नज़र आ रहा है कि कोई गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रही हो जिसकी वजह से चीनी की कीमतें कम हो। माजी में जब भी प्राइस हाइक हुई और उसके बाद में मीडिया में भी सारा हाईलाइट होता था तो एक्शन होता था नेक्स्ट डे से। इस दफ़ा हमने देखा कि कमीशन बना, इन्वेस्टिगेशन हुई, रिपोर्ट बनी, लेकिन एक्शन अभी तक नहीं हुआ। रोजाना की बुनियाद पे प्राइस बढ़ा रहे हैं। अगर आप फरवरी में देखें तो उस वक्त 78 की एक्स मिल प्राइस थी जब ये आपने शुगर का कमीशन इसके बना था, और आज मार्केट जो है शुगर की 80 रुपीज एक्स मिल हो गया है। अब भाई साहब इसकी ये भी एक कुछ सवालात हैं जो कि आपके सामने, आपको इसका जवाब हुकूमत के पास होना चाहिए कि एवरी टाइम यू टेक अ डिसीजन, यू मेक अ रिपोर्ट, लेकिन प्राइस ऊपर चली जाती है। जरा ब्रीफली बताइएगा, फिर तलाल साहब के पास जाऊंगा। जी यही बात है। पहली तो बात, जितने भी आपके एक्सपर्ट हैं मुझे मिसाल दें कि माजी में कोई इस तरह का इंडिपेंडेंट कमीशन बनाओ। मुनीब, आप दुनिया का डाटा चेक कर लें, दुनिया में हर जगह पे कार्टेल्स होते हैं, उनको ठीक करने के लिए एक एक्शन लिया गया है, और अभी अब दोबारा उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म में जब लोगों को सजाएं मिलेंगी, जब वो यहाँ कह रहे हैं ना कार्टेल आपके साथ बैठा हुआ है, कॉम्पिटिशन कमीशन का। भाई साहब सर यहाँ पर वो ये कहते हैं कार्टेल आपके साथ बैठा हुआ है, हुकूमत में बैठा हुआ है, एक को आपने बाहर जाने दिया। खुद कार्टेल थे, इनमें इखलाकी, सुने, ये खुद कार्टेल थे, इनमें इतनी इखलाकी जरूरत नहीं थी कि कोई इंक्वायरी करें। अगर कार्टेल हमारे साथ बैठा हुआ था, हमने बेनकाब किया। मिलने सारी या तो नवाज शरीफ साहब की थी, या जरदारी साहब की, या ओमनी की थी, लेकिन हमारे साथ जहांगीर तरीन साहब की तरफ से एक्सपोज भी किया आपने। मैं कह रहा हूं ना, हमारे साथ जो लोग थे, हमने स्टैंड लिया। मुझे मुनीब, आप माजी की किसी एक रिपोर्ट की मिसाल दे दें कि इन लोगों ने उनके खिलाफ एक्शन किया हो, तो कीमतें बढ़ती थी और पैसे इनके घर जाते थे। इमरान खान की कोई मिल नहीं है, आप मुवाजना कर लें जहांगीर तरीन साहब से, नवाज शरीफ साहब से, सारे फायदे उनके घर जाते थे। शुगर मिल की तो शुगर वाली रिपोर्ट है ना, साफ सुथरा चेहरा, वो अच्छी रीडिंग है, रात को पढ़ने के लिए जरा पढ़िएगा। मैं बार बार कहता हूं कि एक तो वो है ना जिन्होंने लूटा या लोगों ने नाजायज फायदा बनाया। मेरी यार सुन ले सर, मेरी यार सुन ले, आप उस रिपोर्ट को, हुकूमत ने अपना काम कर दिया। भाई साहब बात सुन ले सर, आप वो रिपोर्ट जरा पढ़िएगा। जिन जिन लोगों ने ये फैसले लिए हैं, जिनकी वजह से ये लूटमार हुई है, के बारे में कुछ नहीं हुआ अभी तक, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। ना आपकी हुकूमत ने कुछ किया, ना वज़ीर आज़म ने कुछ किया। समझते हैं मुनीब, मेरा जवाब ही सुने। मुनीब, आप कानून समझते हैं, नैब का इदारा ऑटोनमस है, वज़ीर आज़म उनको उनके ओहदों से तो अलग कर सकते हैं ना। हुकूमत ने एक रिपोर्ट दे दिया, इदारे अपना काम करें, कॉम्पिटिशन ठीक है, उन लोगों को सजाएं दे। हमने तो एक ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट लगा के दे दिया, अनप्रेसिडेंटेड। माजी में एक भी अच्छा चले, आप कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड हो गया, ठीक है कि लोग तलाल जोई साहब को जरा सर, मैं इदारों की सरबराही करते थे। ठीक है जी, ठीक है, मैं भाई साहब आपका सर पॉइंट आ गया। चोई साहब जरा आप रिस्पॉन्ड कर दें। एक तो भाई साहब को साथ, वो मैंने उन्हें कहा है कि जनाब वो रज़ाक दाऊद साहब हैं, वो असद उमर साहब हैं, वो उस्मान बुज़दार साहब हैं, वो कहते हैं नहीं इदारे अपना काम करेंगे, हमने किसी को रोका हुआ नहीं है। भाई कोई नैब किसी को रोक सकता है? जिसके खिलाफ नैब ने कार्रवाई करनी सर सुन लो, नैब कार्रवाई करे। अच्छा चलिए सुन लेना, अगर नैब अलीम खान को पकड़ सकते हैं, सप्तान खान को पकड़ सकते हैं, तो इनको भी पकड़ सकते हैं। अच्छा चले ठीक जी जी जलाल चौधरी साहब। मुनीब साहब, मैं एक आम आदमी की तरफ से माफी मांगना चाहता हूं कि खुदा का वास्ता है कमीशन बनाना और नोटिस लेना छोड़ दें। गरीब आदमी की चीनी जो थी, जब ये कमीशन बनने से पहले तहकीकात शुरू होनी थी तो 55 रुपए थी,
उसके बाद कमीशन बना तो ये 60 रुपए की होगी, उसके बाद चोर पकड़े गए तो ये 70 रुपए की होगी, उसके बाद पता चला जी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, रिपोर्ट आ गई है, बस आज फिर 90 रुपए की होगी। माफ कर दे हमें, आपकी मेहरबानी। जब जिनको कहते हैं कि वो माफिया थे, जब माफिया की हुकूमत थी तो चीनी 50 रुपए की थी। अब ये सादक और अमीन जाली की हुकूमत है तो 90 रुपए है। उसके बाद मुझे ये बताएं, जब आप देखें ना के इलेक्ट्रिक है, जब आरफ नकवी से डॉलर लेंगे और अपनी जेब में डालेंगे और अपनी बहन को फ्लैट लेके देंगे उन डॉलरों का, तो कराची में लोड शेडिंग तो होगी। वो के इलेक्ट्रिक भी वही है, वही और उसी तरह के हालात सब कुछ है। हमारी टाइम पर, पीपल्स पार्टी के टाइम पर तो वहां बिजली पूरी थी। आज बिजली कहां चली गई है? आरफ नकवी के डॉलरों में चली गई है। और आरफ नकवी के डॉलर जो है वो अलीमा हमारी बाजी की और इमरान खान की जेब में चले गए। उसके बाद चीनी की 90 रुपए कैसे हो गई? इसलिए कि तरीन साहब, खुसरो बख्तियार, हुमायूं अख्तर, इनकी मिलें हैं। और इनकी मिलें जो है ये एक खान साहब का किचन चलाता है, दूसरा गाड़ी चलाता है, तीसरा जहाज चलाता है, ठीक है ना। खान साहब का जेब खर्चा चलाते हैं। वो अब चीनी 90 रुपए की हो गई। उसके बाद तीसरे आगे मेडिसिन। अब दवाइयां जो थी, जब हम बड़े अच्छे नहीं थे, हम बड़े चोर और डाकू थे, उस वक्त दवाइयां जो थी वो सस्ती थी। अब 400% महंगी है। कियानी साहब कौन है? उनको वजारत से क्यों हटाया? क्योंकि प्राइसेस बढ़ी। वो उसमें पैसे खाए गए 4 अरब सर नैब करेगा ना अपना काम, चौधरी साहब नैब करेगा सर। बात सुन लेना, 4 अरब रुपया खाया गया। अब कियानी साहब जो है बेनामीदार है इमरान खान के। अब तरीन साहब दौड़ क्यों गए हैं? वो बेनामीदार है इमरान खान का। वो तो बयान देता तो खान साहब के सियासी तौर पर कपड़े उतर जाते बाजार में, बीच बाजार में सादक और अमीन नंगा हो जाता। वो तो बताता कि ये खर्चा मेरे से लेते हैं, ये किचन चलाते हैं, ये गाड़ी लेते हैं, ये जहाज लेते हैं, ये पैसे लेते हैं। ये तो हर देखे ना, ये माफियाज को इन्होंने अपनी छतर छाया में रखा है। खान साहब को मिल लगाने की जरूरत ही नहीं, कारोबार करने की जरूरत ही नहीं। जैसे कहते हैं उनकी मिल ही कोई नहीं, उन्होंने मिलों वाले जो रखे हुए हैं। अच्छा। मेरा मतलब क्या बेहतरीन किसी ने एग्जाम्पल, वो आजकल सोशल मीडिया पर लतीफा है कि कोई सरदार था, उसके पास डाकू थे, डाकू डाका मारते थे। सरदार बहुत अच्छा आदमी था, वो डाके की रकम जो थी वो डाकुओं में अबाजी साहब सर हिला रहे नफी में कि आप गलत कह रहे हैं। वो डाकू पैसे जो थे वो तकसीम कर देता था अपने तमाम साथियों में, मगर डाकू करते क्या थे? उसके घर का और उसका खर्चा चलाते थे। अच्छा, यानी ऐसा देखिए आपने मुल्क के वजीर आजम के बारे में जिस तरह मैं कोई स्पेसिफिक इल्जाम लगाएं, वो कहते हैं स्पेसिफिक। अच्छा नहीं एक मिनट आपको चैलेंज करता हूं। चैलेंज है जी चौधरी साहब, स्पेसिफिक इल्जाम लगाएं, स्पेसिफिक लगा दें, एक इल्जाम लगाएं। कोई केस, कोई डॉक्यूमेंट, दलाल साहब जो मर्जी कहें, किचन का 10 सालों का खर्चा उतना है ना, उससे 10 गुना पे 200 केसेस नवाज शरीफ साहब पे, एक इमरान खान पे करप्शन का एक केस बताएं। चले लोग सुन रहे हैं, मेरे शर्जील भाई एक केस बता दें, कोई कागज, कोई सबूत। ये तो हमें हवाई बयानात है ना, कोई सबूत लाएं। एक मिनट, मुझे अब्बासी साहब अल्लाह को हाजिर नाजर जान के बता दें कि चीनी चोर कैबिनेट में है कि नहीं है। बिजली कराची की जिन्होंने चोरी की, आरफ नकवी आपका इन्वेस्टर डोनर है कि नहीं है? खान साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब की बात करें, चलें बाकी सबका इंतजाम होगा, लीडरशिप की बात करें। एक कसम खा के बताएं कि कियानी बेनामीदार है कि नहीं इमरान खान का? ओ भाई मेरे भाई, ये मेरे लोग नहीं है। कियानी साहब पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, नहीं अच्छा एक मिनट कोई नहीं है। अच्छा मैं शर्जील भाई से पूछ एक सवाल सर, एक जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और इमरान के कंपेयर करें, नंबर ऑफ केसेस उनके देखें और हमारे देखें सर। वो चले ठीक है, मैं एक केस, चले ठीक है, एक मिनट शर्जील भाई से पूछ। शर्जील भाई, स्पेसिफिक इल्जाम कोई नहीं है इमरान खान साहब पे। ये तमाम बातें जो मैंने गिनाई के प्राइस के ऊपर चली जाती है, उसका जवाब यही है कि भाई इमरान खान साहब का कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने ये आज तक कुछ नहीं, किसी हुकूमत ने कोई कमेटियां नहीं बनाई, कोई कमीशन नहीं बनाए, कोई इंक्वायरी नहीं की। इस हुकूमत ने की है, लेकिन इमरान खान साहब का कोई कारोबार नहीं है कि उनको किसी से प्रॉब्लम हो। मुनीर साहब जी, कोई फायदा नहीं आ रहा ना, जैसे जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब का। जी शर्जील भाई, हाँ सॉरी जी, एक तो माशाल्लाह के इलेक्ट्रिक की वजह से लाइट भी चली गई। अच्छा
गुफ्तगू की, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मैंने कोई चीज सुनी नहीं उनके सेकंड गुफ्तगू में। अब शायद उन्होंने मेरी लीडरशिप को नाम दिया, लेकिन अभी उन्होंने फिर किया नवाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का नाम लिया। देखिए जी, ये स्मार्ट हुकूमत है शरीफ साहब। स्मार्ट हुकूमत जो है, उनके करप्शन के अंदाजे भी जो है ना बड़े स्टाइल में, बड़े स्मार्ट तरीके से खुद बीआरटी पे आपने ले लिया। मैं अब्बास साहब से सवाल पूछूंगा, मासूमाना सवाल, सिर्फ मुझे लॉजिक बता कि बीआरटी पे और फॉरेन फंडिंग पे लेने का मकसद क्या है। दूसरा जो है, इन्होंने बात की कि गंदम की, चीनी की, दलाल साहब ने अच्छा उनको तफसील बता दिया, लेकिन क्या वजह है कि उसी चीनी के जाली केसों में जरदारी साहब का तो केस बन गया, जिनका उनका वास्ता ही नहीं था शुरू से, उमनी ग्रुप पे इन्होंने नाम लिया, उस पर केस बन गया, लेकिन क्या वजह है कि अभी तक खुसरो बख्तियार साहब को, जहांगीर तरीन को अरेस्ट नहीं किया गया। खुसरो बख्तियार साहब के लिए नैब की एक रिपोर्ट मौजूद है और वो आप पढ़, मेरे ख्याल से उमर चीमा साहब ने वो न्यूज में छापी भी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी उन्होंने अर्थक्वेक के जो पैसे थे विक्टिम्स के, वो भी हड़प करके कंप्लेंट वेरीफाई हुई भी है, उनकी कंप्लेंट वेरिफिकेशन हुई थी जी उसी पे, तो उस पे अभी तक जो है कोई एक्शन नहीं होता। तो मकसद है कि इनका हर तरीका कार जो बड़ा स्मार्ट तरीका है। और मेरा सिर्फ मासूमाना सवाल, मैं फिर दोबारा रिपीट करूं, बिलावल साहब ने एक स्पीच की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली सवाल उठाए, 48 घंटे से बाद 72 आवर्स हो गए, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ना ही हमें ये पता चल रहा है कि ये स्टे ऑर्डर क्यों नहीं खुद वैकेट कराते और ये चाहें ये उसको वैकेट कराएं, और ताकि इंक्वायरी इंडिपेंडेंट किस्म की चलती रहे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब उसी बीआरटी के कॉन्ट्रैक्टर को इन्होंने माशाल्लाह से 3 मजीद कॉन्ट्रैक्ट्स भी दे दिए, जो कि ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर है, मकबूल एसोसिएट। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये किस किस्म का ये शफाफियत जो है ये पाकिस्तान के अवाम को दिखाई जा रही है। ठीक, अच्छा भाई साहब, वैसे ये सवाल हर कोई पूछता है, ये मुतअद्दिद दफ़ा पूछा जा रहा है, ये बीआरटी जो है ये हमारी जिंदगियों में बन जाएगा, और इस पे अगर इसमें कुछ भी चोरी नहीं हुआ या कुछ भी गलत नहीं है, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, जो कि आपके मुताबिक बड़ी शानदार हुकूमत है, शफाफियत है वहाँ पर वो उसकी इंक्वायरी के ऊपर स्टे ऑर्डर लेना, सुप्रीम कोर्ट चले जाना, ना वो विकेट हो रहा है, नैब कहती है जी हमने रेफरेंस बनाया हुआ है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। लेकिन यहाँ तो आपका मेयार बड़ा और है, आपने तो कोई 2 नंबरी होने नहीं देनी थी, लेकिन ये मंसूबा, इसके अंदर इतनी ज़्यादा बंगलिंग, इतनी ज़्यादा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये कैसे आ गई है भाई साहब? मुनीब, आप कानून के स्टूडेंट हैं, आप समझते हैं कि ये कोई भी स्टे लेना अदालत देती है, लोग मांगते हैं, जहां अदालतें नहीं समझती नहीं देती, जहां वह समझती हैं देती हैं। मैं ये समझता हूं कि हमारा जो जहां तक हमारा बीआरटी का इशू है, चौधरी साहब और बीआरटी का इशू पे शायद इसलिए दिया गया है ताकि बीआरटी मुकम्मल, सुन लेना, बीआरटी मुकम्मल हो जाए, और जब मुकम्मल हो जाए तो उसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेट करें, और अगर हमारे किसी वजीर ने उसमें कोई करप्शन किया है उनका वो हाल करें जो पाकिस्तान में टॉप के करप्शन भाई वो होगा नहीं ना। दोनों को समझाना है कि इंडिपेंडेंट सर, वो भाई मैंने नहीं करना ना, वो नैब ने करना है। आप क्या बात है, नैब एक इंडिपेंडेंट, मैं कह रहा हूं बीआरटी बनाना तो आपकी हुकूमत ने है ना, खैबर पख्तूनख्वा ने बनाना तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है ना भाई। हाँ, तो बनाएंगे तो खत्म होगा ना। वैसे मैंने सुना है कि 2 महीने में उसका इनॉग्रेशन हो रही है, लेकिन ये मैं टाइम नहीं दे रहा। ठीक है, मैं टाइम नहीं दे रहा, 2 महीने में उसकी इनॉग्रेशन। मुझे जरूर बुलाइएगा भाई साहब, आपने भी जाना है, मैं भी आऊंगा। मैं जरूर विटनेस करना चाहता हूँ वो अजीम दिन जिस दिन बीआरटी खुलेगी। मुनीब साहब एक मशहूर मरूफ इनका वो फिक्रा तो चला दे, अगर आपने चोरी नहीं की तो तलाशी देते क्यों नहीं है? ये हम सुन के हमारे कान पक गए थे, और दे देना तलाशी भी, अगर आपकी जेब में इसलिए स्टे लिया ताकि मुकम्मल हो जाए। उसके स्टे का फायदा ये है कि दलाल साहब मुकम्मल हो जाए, मुकम्मल हो के आपको करके दिखाएं कि किस तरह अच्छे मंसूबे होते हैं। बात सुने मेरे भाई, अगर आप फॉरेन फंडिंग के 29 अकाउंट्स हैं, आरब नकवी के पैसे हैं, फॉरेन फंडिंग का केस लगेगा, पीपल्स पार्टी पीएमएलएन हमारा इकट्ठा लगेगा, हमें कोई मसला नहीं। सुन ले, कोई मसला नहीं, तीनों पार्टी को इकट्ठा हो जाए। भाई साहब, सर चौधरी साहब की बात सुन ले। सदाकत अब्बासी साहब, मेरे कान पक गए थे ये सुन के कि अगर आप चोर नहीं तो तलाशी देते क्यों नहीं, स्टेओं के पीछे क्यों छुपते हैं? अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सादक और अमीन है तो स्टे क्यों लिया हुआ है? आपने स्टे इसलिए लिया हुआ है कि आप जाली सादक और अमीन है, आपकी जेब में ताकि मुकम्मल हो जाए दलाल साहब, प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए, और बाकी जिस दिन पीपल्स पार्टी और नून लीग का हिसाब होगा हमारा भी हो जाए।
और मेरे भाई आपकी सारी जेबों में चोरी का पैसा है, किसी में आटे का, किसी में चीनी का, किसी में आरिफ नकवी का, किसी में आपका निकलवाया है। तलाशी दे ओए, आप चोर नहीं है तो तलाशी दे। अच्छा तो दे, जेबें बिल्कुल तलाशी। वो अब भाई साहब कह रहे हैं निकलवा लें आप, चौधरी साहब आप में दम है तो निकलवा लें। वो कहते हैं हमने आपकी रसीदें निकलवा ली है। जैसे हमने आपकी हुकूमत में आपके मौजूदगी में सियासी एक पूरा एक शो करके आपको सजाएं दिलवाई हैं, इशू को हाईलाइट किया है, आप भी दिलवाएं, आए सड़कों पे। ये बात चौधरी साहब दिलवाए ना सर, सर, सामने चौधरी साहब दिलवा पता लगे आपके कोई पीछे है कि नहीं है। हमारी क्रेडिबिलिटी की हमने इशू को हाईलाइट किया, पॉलिटिकली हमने आपको चैलेंज किया, आप में इतने जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप खुद हकदार हैं। आप जब करप्शन की बात करेंगे पीछे आज आपके लोग खुद ही नारा देंगे कि आप खुद करप्ट हैं। जी मैं शर्जील भाई, जी शर्जील भाई, मैं अभी गूगल पे इमरान खान साहब का स्टेटमेंट लगा हुआ है और कहते हैं कि जी PMLN has hidden behind stay order, says PTI chairman इमरान खान साहब। तो अगर माजी में किसी और पार्टी ने स्टे लिए तो उस पर तो खान साहब ने बड़े तरीके से और शॉर्ट तरीके से कहा कि जी ये स्टे के पीछे छुपते हैं, तो पीछे जो अपने क्लेम छुपाते रहे। आज खुद ये कहना है कि हम इसलिए ले रहे हैं कि जी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, मेरे ख्याल से इससे बड़ा मजाक और होगा। नहीं अब भाई साहब 2 मिनट रह गए, हमारा साथ दे दे। वैसे शर्जील भाई ने जो पॉइंट रेज किया है वो बड़ा अहम है वैसे भाई साहब कि ये कोई लॉजिक तो ना हुआ ना सर कि कंप्लीट हो जाए तो फिर हिसाब करें। उसमें तो रिपोर्टें आ गई आपकी के उसके अंदर 2 नंबरी ठीक ठाक हुई है। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी मुनीब लेट हुआ है, ये प्रोजेक्ट लेट हुआ है और अगर इसके वक्त जो इसको लोग बना रहे हैं वो अगर अदालतों के चक्कर लगाएं और वो उनके पे नैब की कार्रवाइयां शुरू हो जाएं तो हम समझते हैं ये प्रोजेक्ट का नुकसान होगा। या ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए हम डॉक्यूमेंट इनको देंगे, अगर ये जाके हमारे एक बंदे को सजा दिलवाएं, कोई इतराज नहीं है, कोई अच्छा कोई। लेकिन अगर प्रोजेक्ट रुक जाएगा तो कौमी नुकसान होगा। तलाल चौधरी साहब ना करवाएं, वो 3 और कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिए, उसी कॉन्ट्रैक्टर को 3 मजीद कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिए। जी और उसके बाद एक बात की अब्बासी साहब ने कहा कि जी आप इसको अदालत में ले जाएं। शर्जील भाई जैसे आपके खिलाफ नून लीग गई थी, आपको फंसाया था, हमें फंसाएं, जिस तरह आपको नून लीग ने फंसाया था आप हमें फंसा दें। वेरी गुड। अब भाई साहब ने खुद रास्ता दिखा दिया। मुनीब साहब 1 मिनट जी, मेरी एक और गुजारिश है। एक तो तलाशी दे दें और दूसरी गुजारिश ये है कि जिन प्रोजेक्ट किसी ने बनाए, इफ्तिताह किसी ने किए हैं, उसकी जान छोड़ दें। इनका बस चले तो मीनारे पाकिस्तान और भाई जो आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं, जो बिजली के मंसूबे लगाए, उनका हमारा मुल्जिम लंदन में वापस ले आए। तलाल साहब हमारा एक मुल्जिम यहाँ से गया है, सुन ले, जमानत पे गया, उनको वापस भाई साहब जरा सर सुन ले वो स्काइप पे ना कट जाती है। जी अब्बासी साहब गुजारिश ये है कि जो प्रोजेक्ट हमारे जो बिजली के, गैस के, डैम्स के, सड़कों के, खुदा के लिए उनकी जान छोड़ दें। आपका तो दिल करता है कि मीनारे पाकिस्तान और मज़ारे कायद का भी दोबारा इफ्तिताह कर दें। खुदा के लिए जाते थे हर जगह तख्ती, जो काम हुए वो उसमें जाके तख्ती। अपनी DRT है उसको बना के उस पर तख्ती लगाए ना, लगाए उस पर तख्ती। किस दिन लगेगी? हमने तो वो दिन देखना है। मेरा लगता है मेरी नाहली खत्म हो जाएगी, उस पर तख्ती नहीं लगेगी। जो कुछ दिया है हम PIA दिया, डूबा हुआ बिजली के मंसूबे दिए, डूबे हुए करप्शन वाले, गैस आपने डुबोई, स्टील मिल BRT चला दे, कर्जे हम भर रहे हैं। भाई साहब BRT चला दे, मंसूबे पे नहीं। ये डैम हमने बनाए, अगर आप बनाते तो आप 35 साल में आज पाकिस्तान। अच्छा चले, ठीक है ये आप अनड्यू क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बिल्कुल। अच्छा चले, ठीक हो गया। भाई साहब आपका, तलाल चौधरी साहब आपका और मेमन साहब आपका बहुत शुक्रिया। डिबेट हुई, बहुत से इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात हुई। सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से जो ख़त सामने आया है उसके अंदर सवालात हैं। क्या जो गुलाम सरवर खान साहब ने फरमाया था असेंबली के फ्लोर पे वो बात दुरुस्त है? उनको आके हुकूमत को कम से कम ये बात क्लैरिफाई करनी चाहिए क्योंकि कन्फ्यूजन अभी भी मौजूद है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे। दियामीर भाषा डैम के हवाले से आज आपने देखा वज़ीर आज़म ने उसके काम का इफ्तिताह किया। उसकी एक तारीख़ है और तारीख़ क्या है ये जब आप जानेंगे तो आप यकीनी तौर पर बहुत महसूस होंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। दियामीर भाषा डैम एक ऐसा मंसूबा है कि तकरीबन 40 साल के बाद बिल आखिर
उसके ऊपर काम का आगाज़ हो रहा है। और ये जानकर भी आपको हैरत होगी कि इस मंसूबे का आज तकरीबन चौथी दफ़ा इफ्तिताह हुआ जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने किया। 1980 में द्यामेर भाषा मंसूबा इरादा किया गया था। द्यामेर भाषा का फाउंडेशन स्टोन पहली मरतबा 1998 में मियाँ नवाज शरीफ जो कि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म थे उन्होंने रखा। 2004 में मंसूबे की फिजिबिलिटी बनने के बाद 2005 में दूसरी मरतबा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया जो कि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जनाब शौकत अजीज़ साहब ने रखा। 2006 में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने द्यामेर भाषा डैम पर काम शुरू करने का ऐलान कर दिया था। NEC और CCI से मंजूरी के बाद अक्टूबर 2011 में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने तीसरी मरतबा मंसूबे का फाउंडेशन स्टोन रखा, यानी कि वो तीसरे वज़ीर-ए-आज़म थे जिन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। माजी में वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक की अपोजिशन के बायस मंसूबे की फंडिंग से इनकार होता रहा, जिसकी वजह से मंसूबा ताख़ीर का शिकार होता रहा है। 2016 में मियाँ नवाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म थे उन्होंने द्यामेर भाषा प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल प्लान मंजूर कर लिया और 2017 से तामीर का हुक्म दिया गया था। नवंबर 2017 में चीन के साथ जो मामला थे उनमें सख्त शराइत के पेश नज़र मंसूबे को CPEC के दायरा कार से निकाल दिया गया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को द्यामेर भाषा डैम बनाने का हुक्म दिया। इस दिन में आपको याद होगा एक डैम फंड भी बनाया गया था। उस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब बहुत जज्बे के साथ चाहते थे कि ये बने। हुकूमत ने चीफ जस्टिस साहब के साथ मिलकर एक फ़ंड भी कायम किया जो चीफ जस्टिस का, सुप्रीम कोर्ट का और प्राइम मिनिस्टर का जॉइंट एक फ़ंड था और जिसमें कहा गया कि बहुत ख़तीर रकम जमा होगी। दिलचस्प बात यह है कि जब ये सारा मंसूबा उस वक्त इसके ऊपर बात हो रही थी 2018 में, तो जो तखमीना लगाया गया था वो ये था कि तकरीबन 1450 अरब यानी 1450 अरब रुपए लगेंगे इसके ऊपर इसकी तामीर के अंदर और तकरीबन 8-9 साल का अरसा लगेगा। उस वक्त हमने सेनेटर फैसल जावेद साहब हैं उनको बुलाया, वो ये फ़ंड इसकी रोज़ मॉनिटरिंग भी कर रहे थे कि कितना रहा है। 2018 की बात है। फैसल जावेद साहब को बुलाया और उनसे पूछा कि जी आप कह रहे हैं कि जी ये इमरान खान साहब तो हम ये इकट्ठा कर लेंगे पैसा, तो उन्होंने क्या फरमाया था ज़रा सुन लीजिए। पिछले 2 माह के अंदर ये तकरीबन 2 अरब या उससे थोड़ा ज़्यादा इकट्ठा हुआ है। इस रेट पर चला जाए तो कितनी रकम इकट्ठी कर पाएंगे आप 5 सालों में? 60 महीने हैं, कितनी रकम इकट्ठी कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत डैम बनाने के लिए? इतनी मैथमेटिक्स तो की गई होगी। अब देखें ना, $12 बिलियन चाहिए और इंशाल्लाह ये हम 5 साल में इकट्ठा कर लेंगे। 5 साल में आप 1450 अरब रुपया इकट्ठा कर लेंगे फैसल साहब? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग सर? इंशाल्लाह 5 साल में 1450 अरब रुपया उन्होंने कहा इंशाल्लाह हम इकट्ठा कर लेंगे। तकरीबन ये जो क्लिप आपने देखा इसे 2 साल का अरसा गुजर चुका है, अब तक जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो 12 अरब रुपए है। मई 2020 में हुकूमत ने चाइना पावर और FWO की बामी इश्तराक के साथ डैम की तामीर के लिए 442 अरब रुपए के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। आज यानी 15 जुलाई को मुल्की तारीख में चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने मंसूबे का इफ्तिताह किया है। ये भी कहा जा रहा है कि डैम की तामीर में तकरीबन 9 साल लगेंगे। क्या डैम फंड के अंदर इतना पैसा आएगा और आ सकता है हुकूमत किस हद तक कामयाब होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि देर आए दुरुस्त आए, बिल आखिर पाकिस्तान को ऐसे डैम्स की ज़रूरत थी। तीसरा बड़ा डैम होगा और ये भी कहा गया है कि जब ये डैम बनेगा बिजली पैदा होगी तो जो कॉस्ट है बिजली की वो बहुत कम हो जाएगी और कोई इंपोर्टेड फ्यूल यूज़ नहीं होगा। ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान को इससे बहुत फ़ायदा होगा। हम उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि ये मंसूबा जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचे। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया।